नमस्कार, आप सबों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर और आप देख रहे हैं अमित अंबश। तो फ्रेंड्स, हमारा जेपीएससी का वीडियो सीरीज चल रहा है और उस वीडियो सीरीज का ये वीडियो नंबर 3 है। आपको पता ही है कि ये हमारा जो सीरीज है वो किस पैटर्न पर आगे बढ़ रहा है। तो वो पैटर्न ये है कि जेपीएससी में जितने भी एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चंस आए हैं अपने डिफरेंट एग्जाम्स में, उसको हम लोग एक प्लेलिस्ट में एक जगह सब चीजों को लेकर आएंगे। ठीक है, पहले वीडियो में हम लोगों ने सिलेबस को देखा था, दूसरे वीडियो में हम लोगों ने 11 से 13 जेपीएससी मेंस के पॉलिटी के क्वेश्चंस को देखा था और आज ये इकोनॉमिक्स की बारी है, जो इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर 20 क्वेश्चन है। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले आप जरूर इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल कर दें। चलिए, तो जैसा कि आप देख रहे होंगे ये पीडीएफ के फॉर्म में ये क्वेश्चन पेपर है, जिस तरीके से एग्जाम में आया था बिल्कुल वही चीज यहां पर आपको देखने को मिलेगा। अगेन ये किसके लिए हेल्पफुल होगा, तो आपको पता ही है कि जो स्टार्ट कर रहे होंगे उनके लिए तो डेफिनेटली ये बहुत हेल्पफुल होगा। एक आपको आइडिया मिलेगा, एक आपको एनर्जी मिलेगा और इनफैक्ट जो तैयारी कर लिए हैं, जिनकी तैयारी हो चुकी है, उनके लिए भी एज अ रिवीजन मॉड्यूल ये काफी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए आपको एक जगह आप सिंपली एक क्लिक करेंगे और प्लेलिस्ट में वो सारे क्वेश्चंस आपको खुल जाएंगे। अभी हम लोग 11 से 13 जेपीएससी मेंस के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए, पहला प्रश्न जो आपको देखने को मिल रहा है वो ये है कि अ परसिस्टेंट फॉल इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज। ठीक है, हिंदी में अगर क्वेश्चन को पढ़ें तो हिंदी में क्वेश्चन ये कह रहा है कि वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में लगातार गिरावट को कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में ऑप्शन देखें तो डिसइंफ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन और डिप्रेशन। ठीक है, अगर आप हिंदी में पढ़ें तो यह है अवस्फीति, बी अपस्फीति और स्टैगफ्लेशन और मंदी। ठीक है, तो चलिए इसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे कि पहले आंसर देख लेते हैं और उसके बाद ये अदर 3 जो ऑप्शन है उनको भी डील करेंगे। तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिफ्लेशन। ठीक है, डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है कि एक जनरल जो प्राइस होता है किसी भी कमोडिटी का, किसी भी गुड्स का, अगर वो कम हो जाता है तो उसको हम लोग डिफ्लेशन कहते हैं। सपोज कोई भी वस्तु अगर उसकी कीमत मान लीजिए कि 100 रुपए है और अब 100 रुपए से घटकर वो 90 हो गया, 80 हो गया, यानी गिरावट आया प्राइस के दाम में, कमोडिटी के दाम में, उसके वस्तु का मूल्य में, तो हम लोग उसको डिफ्लेशन कहते हैं। तो इसका आंसर सिंपली हो जाएगा बी वाला पार्ट, हिंदी में अगर बोले तो अपस्फीति। ठीक है, तो परसिस्टेंट फॉल मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्राइस अगर नीचे जा रहा है तो उसको हम लोग डिफ्लेशन कहेंगे। ठीक है, अब आइए अदर ऑप्शंस पर, डिसइंफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन और डिप्रेशन। तो डिसइंफ्लेशन को पहले समझते हैं। तो डिसइंफ्लेशन को समझने से पहले हम लोग इन्फ्लेशन को देख लेते हैं। तो देखिए, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है। सिंपली अगर आप बात करें कि इन्फ्लेशन क्या होता है तो हम लोग क्या समझते हैं कि प्राइस का बढ़ जाना, किसी भी वस्तु के कीमत में अगर बढ़ोतरी होती है तो हम लोग उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, प्राइस राइज। अब देखिए, इसका मतलब क्या कि अगर 100 रुपए का कोई वस्तु है, किसी भी चीज को आप मान लीजिए, किसी भी कमोडिटी को 100 रुपया मानिए, और अब वो अगर 120 रुपया हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय में, तो इसको हम लोग कहते हैं कि यहां पर ये इन्फ्लेशन हुआ है। ठीक है, इकोनॉमिक्स ऐसे कॉन्सेप्ट को इन्फ्लेशन डिफाइन करती है कि 20 रुपया का बढ़ोतरी हुआ यानी इन्फ्लेशन हुआ, प्राइस राइज हुआ। ठीक है, अब डिसइंफ्लेशन को समझने के लिए इन्फ्लेशन समझना हमारा जरूरी था। अब देखिए, डिसइंफ्लेशन क्या होगा, आप चीजों को समझिएगा। जैसे ये तो आपने देखा कि 100 120 बन गया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो हम लोग इसको इन्फ्लेशन कह रहे हैं कि प्राइस राइज। आप इसको यहां पर लिख दीजिए सिंपल भाषा में कि ये होता है प्राइस राइज। ठीक है, मूल्य में बढ़ोतरी। अब देखिए, डिसइंफ्लेशन यहां पर किस तरीके से डिफाइन होगा। देखिए, डिसइंफ्लेशन का मतलब ये हो गया, ये जो जनरल प्राइस है इससे बढ़ा हुआ ही मूल्य रहेगा वो। ठीक है, इससे वो बढ़ा हुआ ही मूल्य रहेगा, लेकिन ये जो 120 रुपए आपका इन्फ्लेशन हो गया था उसमें कट डाउन होगा, उसमें ब्रेक डाउन होगा। अब देखिए, इसका मतलब हो गया कि सपोज करिए ये 110 हो गया, तो ऐसे परिस्थिति में जहां पर इन्फ्लेशन में ऑलरेडी आपको 120 जा चुका था, अब वहां पर थोड़ा सा ब्रेक डाउन होता है इसके मूल्य में और अब वो घटकर 110 हो जाता है। तो ऐसे परिस्थिति को, इस तरह के सर्कमस्टेंसेस अगर आते हैं तो उसको हम लोग कहेंगे डिसइंफ्लेशन। ठीक है, डिसइंफ्लेशन में क्या होता है, अभी भी जो प्राइस का जो कमोडिटी का प्राइस है वो कम नहीं है, ये जो लिमिट है इससे बिल्कुल वो ज्यादा ही है, लेकिन जो इन्फ्लेशन के दौरान 120 हो गया था उससे कम कर 110 हो गया, तो इसको हम लोग डिसइंफ्लेशन कहते हैं। और इकोनॉमिक्स में ये जो कॉन्सेप्ट है ये पॉजिटिव माना जाता है। ठीक है, ये पॉजिटिव माना जाता है। अभी भी प्राइस जो इसका जनरल प्राइस था उससे कम नहीं हुआ है, अभी भी ये इससे ज्यादा है बट इन्फ्लेशन से कम है। ठीक है, तो इस परिस्थिति को डिसइंफ्लेशन कहेंगे। आई होप चीजों को समझ गए होंगे। डिसइंफ्लेशन को हिंदी में अस्फीति कहते हैं। ठीक है,
अब स्टैगफ्लेशन देखिए, स्टैगफ्लेशन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रहा है, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रहा है, आपका इन्फ्लेशन हाई है, इन्फ्लेशन हाई है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति, अगेन हायर अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति है, हायर अनएम्प्लॉयमेंट की परिस्थिति बनी हुई है, ठीक है। और अब मेन पंच यहां पर यह आ रहा है कि अगर ये तीनों चीजें एक साथ हो रही हैं, यानी एट द सेम टाइम, ठीक है, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ बिल्कुल नीचे जा चुका है, इन्फ्लेशन रेट जो है काफी हाई हो चुकी है, हायर अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी की स्थिति, बेरोजगारी का जो समस्या है वो काफी बढ़ गया है। तो ये तीनों चीजें अगर एक साथ हो रही हैं तो उसको हम लोग स्टैगफ्लेशन कहते हैं, हिंदी में भी स्टैगफ्लेशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों ने डिफ्लेशन समझ लिया, डिसइन्फ्लेशन समझ लिया और स्टैगफ्लेशन समझ लिया। अब देखिए जो डिप्रेशन यहां पर लिखा है, जिसको कि मंदी करते हैं, तो आप सुने ही होंगे इनफैक्ट, क्योंकि ये काफी पुराना बात है। 1929 में अमेरिका में एक महामंदी आया था, 1929। कैसे महामंदी आया था? तो आप ये जान ले कि वहां का जो स्टॉक मार्केट था वो बिल्कुल पूरी तरीके से कोलैप्स कर गया था, और उससे क्या हो गया कि पूरा जो बैंक वगैरह है वो दिवालिया हो गया था, पॉवर्टी बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इन्फ्लेशन रेट हाई हो गया था, इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह कम हो गया था। तो उसी को महामंदी, डिप्रेशन कहते हैं, तो मंदी, ठीक है। तो इसके अगर आप देखें तो क्वेश्चन 1 का आंसर था बी, और बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों ने देख लिया। चलिए आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि द बुक प्लानिंग इकोनॉमी फॉर इंडिया वाज रिटन बाय, योर ऑप्शंस आर VKRV राव, KN राय, M विश्वेश्वरैया और मनमोहन सिंह। ये जो बुक है प्लानिंग इकोनॉमी फॉर इंडिया, पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? देखिए आप जैसे ही इकोनॉमिक्स को पढ़ना शुरू करते हैं तो वेरी फर्स्ट चैप्टर में ही आप जब इकोनॉमी प्लानिंग पढ़ रहे होंगे तो वहां पर आपको ये चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। ये बुक कोई रीसेंट टाइम में लिखा हुआ नहीं है, इनफैक्ट ये 1934 के टाइम का ये लिखा हुआ बुक है, ठीक है। और इसके जो राइटर हैं वो हैं M विश्वेश्वरैया, ठीक है। M विश्वेश्वरैया इसके राइटर हैं, और M विश्वेश्वरैया कौन है तो ये मैं आपको बता दूं, ये एक बहुत ही फेमस, आप बोल सकते हैं इमिनेंट इंजीनियर है, ठीक है, और स्टेट्समैन है, एमिनेंट इंजीनियर, ठीक है। इनके बारे में एक बात और जान ले जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है कि आपको पूछा जा सकता है। देखिए क्या आपसे ये पूछ देगा कि बताओ हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। अगर आपसे बोलता है कि बताओ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया के जनक कौन है, भारत फादर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया कौन है, तो वहां पर भी आप M विश्वेश्वरैया कहेंगे, ठीक है। और एक बहुत ही रोचक बात आप ये जान लें कि इनकी जो ये जो बुक है प्लानिंग इकोनॉमी, इनसे ही इंस्पायर होके, इनसे ही इन्फ्लुएंस होके जो हमारा प्लानिंग कमीशन था 1950 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। यानी इस बुक को ही इन्फ्लुएंस होकर वो हमारा जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था प्लानिंग कमीशन का हुआ था, ठीक है। अब देखिए प्लानिंग कमीशन की अगर बात करें तो प्लानिंग कमीशन अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, नीति आयोग उसको रिप्लेस कर चुका है 2015 जनवरी में, ठीक है। तो चलिए ये हमारा कंप्लीट हो गया, आगे बढ़िए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, फॉर अ रूरल पर्सन द मिनिमम कैलोरी नीडेड टू रीच अबव पॉवर्टी लाइन इज, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, अगर आप हिंदी में देखें तो ये कहता है कि एक ग्रामीण व्यक्ति को गरीबी रेखा से ऊपर पहुंचने के लिए आवश्यक न्यूनतम कैलोरी कितना है। विकल्प दिए गए हैं 2400, 1800, 2100, 18 और 15, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2400 कैलोरी, ठीक है। वहीं अगर शहरी क्षेत्र के बारे में बात करें, अर्बन के बारे में बात करें, शहरी क्षेत्र के बात करें, शहरी के बारे में बात करें, तो वहां पर इसका जवाब हो जाएगा 2100 कैलोरी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ठीक है। हिंदी में अगर बोले तो निम्नलिखित में से कौन श्रम बाल भागीदारी दर का सबसे अच्छा वर्णन करता है, ठीक है। अब एक बात और आप देख लें, यहां पर कई बार हो सकता है कि एग्जाम में आपको LFPR
शॉर्ट फॉर्म में ही लिखा रहे, ठीक है। LFPR हिंदी में भी हो सकता है कि LFPR लिखकर ही छोड़ दे, तो ये याद रखिएगा कि LFPR स्टैंड्स फॉर व्हाट, तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ठीक है। कई बार आपसे एज ए आपका ये फुल फॉर्म ही पूछ देगा कि बताइए इसका फुल फॉर्म क्या है, तो वहां पर आपको याद रखना होगा कि L स्टैंड फॉर लेबर, ठीक है। जब आप इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं तो कई बार ऐसा होगा कि लिक्विडिटी आपको ऑप्शन में पहले दे देगा, तरलता जिसको हिंदी में कहते हैं, और इकोनॉमिक्स आपको पता है कि लिक्विडिटी काफी ही कॉमन वर्ड है, तो कभी गलती से भी उसको आप आंसर नहीं करेंगे। यहां पर अगर LFPR की बात हो रही है तो वो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहां पर लेबर फोर्स जैसे ही बात कर रहा है तो इसका आप मतलब समझ जाइए कि किस तरीके, ये कौन इन चार ऑप्शंस में से बेस्ट डिस्क्राइब करता है इस रेट को। तो लेबर फोर्स को जो बेस्ट डिस्क्राइब यही करता है जो व्यक्ति नौकरी ऑलरेडी कर रहे हैं, जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं और जो एक्टिवली सीख कर रहे हैं, नौकरी को खोज रहे हैं, तो वही इसको बेस्ट डिस्क्राइब करता है, और वो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख जाएगा। देखिए द परसेंटेज ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन, जो मैंने आपको कहा जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, एम्प्लॉयड है कहीं ना कहीं, और एक्टिवली सीकिंग एम्प्लॉयमेंट, और जो एक्टिवली एम्प्लॉयमेंट को खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। हिंदी में भी अगर देखें तो वही हो जाएगा, कामकाजी उम्र की आबादी का प्रतिशत जो कार्यरत है या सक्रिय रूप से रोजगार ढूंढ रहा है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। देखिए इससे क्या होगा ना कि एक आइडिया आप लोगों को मिलता जाएगा कि किस दिशा में आपको पढ़ना है। इकोनॉमिक्स है तो उसको आखिर कहां पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें, जो हमारे लिए बेहतर होगा, ठीक है। अब देखिए, अब अगला जो वर्ड है, क्वेश्चन है आपके सामने, वो है FRBM। हिंदी में भी देखिए FRBM ही लिख दिया। कमिटी रिकमेंडेड सेंटर डेप्थ टू GDP रेशियो टू बी एट, ऑप्शंस दिए गए 37%, 25%, 40% और 35%, ठीक है। हिंदी में पढ़ें तो ऋण GDP अनुपात के संदर्भ में FRBM समिति द्वारा केंद्र को दी गई अनुशंसा है, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका आंसर क्या होगा? आंसर से पहले इसके फुल फॉर्म को आप देख लीजिए। देखिए अगर आप इसके फुल फॉर्म को देखेंगे तो FRBM स्टैंड्स फॉर फिस्कल। अगेन अब यहां पर देखिएगा कि अगेन यहां पर अगर आपसे फुल फॉर्म पूछता है तो याद रखिएगा F नेवर स्टैंड्स फॉर फिनेंस, ये फिस्कल होता है, राजकोषीय जिसको बोलते हैं। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व जिसको हिंदी में कहेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब प्रबंधन, ठीक है। तो हिंदी में अगर इसको बोले तो हिंदी में ये हो जाएगा राजकोषीय, इसको लिख लीजिए, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन, ये हम लोग इसको बोलेंगे बजट प्रबंधन, ठीक है। तो ये तो इसका फुल फॉर्म हो गया। मतलब अगर एक क्वेश्चन आपसे ये पूछे दे इकोनॉमिक्स में कि बताओ FRBM का क्या मतलब है, तो वो हो जाएगा फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। अब देखिए ये जो कमिटी है उसका काम क्या था, तो इस कमिटी का काम यही था कि भारत में जो भी राजकोषीय घाटा है उसको कम करना, उसको देखना, उसके ऊपर ध्यान रखना, ठीक है। जो आपको बोलते हैं यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट, हिंदी में जो बोलते हैं राजकोषीय घाटा, ठीक है। और जो भी फंड्स मैनेजमेंट है उसको प्रॉपर तरीके से देखना, और फिस्कल जो भी हमारा काम है, वर्क है, उसको काफी ट्रांसपेरेंट बनाना, ठीक है। तो ये इसका काम था FRBM कमिटी का। और अब देखें कि ये रेशियो क्या बोल रहा है, तो ये 40% है, ठीक है। इसका यही काम है कि जो राजकोषीय घाटा है उसको कम करना, लोअर कर देना है, और फंड मैनेजमेंट को देखना है, और ये जो फिस्कल जो भी टर्म है, जो कॉन्सेप्ट है, जिस तरीके से चीजें हो रही हैं उसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट बनाना, यही कमिटी रेकमेंड किया था। और ये कितना, तो 40%, तो इसका आंसर हो जाएगा 40%। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि हु अमंग द फॉलोइंग यूज्ड द टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इन इंडिया, ठीक है। हिंदी में बोले तो निम्नलिखित में से किसने भारत में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया। अब देखिए कितना इंटेलिजेंटली आपको ऑप्शंस बनाया गया है। पहला ही ऑप्शन जो है वो है नॉर्मन बोरलॉग, जो कि ऑलरेडी ग्रीन रेवोल्यूशन से जुड़े हुए हैं। तो कभी भी हैसल में एकदम जल्दीबाजी में आपको आंसर नहीं करना है, आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप सही कर पाएंगे। इंडिया यहां पर बोल रहा है कि इन इंडिया, भारत में, तो भारत में जैसे ही हो गया तो ये सब तो पहले ही खत्म हो गए। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा MS स्वामीनाथन, ठीक है।
ग्रीन रेवोल्यूशन के जो टर्म था इन्होंने ही यूज किया था। और ग्रीन रेवोल्यूशन एक्चुअली था क्या, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कर फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन है उसको ड्रेस्टिकली बढ़ाना, दैट इज ग्रीन रेवोल्यूशन, नथिंग एल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा एम एस स्वामीनाथन। अगर इंटरनेशनली बोला होता, वैश्विक स्तर पर बोला होता, तो नॉर्मन बोरलॉग को हम लोग देख सकते थे, बट यहां इन इंडिया की बात हुई है तो एम एस स्वामीनाथन इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अब देखिए बोलता है कि द फंडामेंटल काउज फॉर द कोलैप्स ऑफ द ब्रेटन वुड्स सिस्टम वाज, ठीक है, ब्रेटन वुड्स प्रणाली के पतन का मूल्य कारण क्या है। ऑप्शंस दिए गए हैं, लिक्विडिटी प्रॉब्लम, तरलता का प्रॉब्लम, कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम, आत्मविश्वास का प्रॉब्लम, द एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, समायोजन की समस्या, या ऑल ऑफ दीज अबव। इन जितने भी ऑप्शन दिए गए सब। अब देखिए ब्रेटन वुड्स था क्या, तो हमारा जो वर्ल्ड वार हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 45, तो पोस्ट वर्ल्ड वार यानी सेकेंड जो वर्ल्ड वार हुआ था उसके बाद जो मॉनेटरी फ्रेमवर्क स्टैब्लिश किया गया था, मॉनेटरी फ्रेमवर्क स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है, एक मौद्रिक व्यवस्था को स्टैब्लिश किया गया था। कैसा, जो फिक्स करेगा करेंसी रेट्स, ठीक है, दैट फिक्स करेंसी रेट्स। अब देखिए करेंसी रेट्स, अब ये जो फिक्सेशन है क्या वो स्टिफ होगा, बड़ा ही एकदम हार्ड होगा, तो वैसा नहीं, एडजस्टेबल करेंसी रेट्स, ठीक है। एक मॉनेटरी फ्रेमवर्क तैयार होता है, ठीक है, जो फिक्स करता है करेंसी रेट्स को, लेकिन वो एडजस्टेबल होगा, वहां पर एडजस्टमेंट उसमें संभावना रहेगी, ठीक है। तो यही ब्रेटन वुड्स था। अब इसके आंसर को देखें तो ये लिक्विडिटी प्रॉब्लम भी इसका है, आत्मविश्वास का जो समस्या है वो भी है, और समायोजन की समस्या भी है। यानी यहां पर जो सही जवाब हो जाएगा वो ए, बी और सी तीनों हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन डी में लिखा गया है, इनमें से सभी, ठीक है। तो डी आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न जो है वो है आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, स्कीम फोकसेस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। आत्मनिर्भर भारत जो योजना है निम्नलिखित में से किस पर ध्यान केंद्रित करती है। अब देखिए आत्मनिर्भर भारत का मतलब क्या हुआ, वर्ड से ही आप समझ रहे होंगे कि भारत को, इंडिया को बिल्कुल ही आत्मनिर्भर बनाना है, सेल्फ रिलायंट बनाना है। और आप सेल्फ रिलायंट कैसे बनाएंगे, तो आप इंपोर्ट जो है उसको कम करेंगे, आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे, जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उसको आप बढ़ावा देंगे, तो वही है आत्मनिर्भर भारत। और उसी तरीके से आत्मनिर्भर भारत को अचीव किया जा सकता है। इसके 5 पिलर्स हैं, उसको भी देख लीजिए कि 5 पिलर्स आत्मनिर्भर भारत के कौन से हैं। देखिए 5 पिलर्स को हम लोग यहां पर देख लेते हैं, ये नाम से ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए तो 5 पिलर्स कौन है, देख लीजिए। 5 पिलर्स में सबसे पहला जो होगा वो हो जाएगा डेमोग्राफी। डेमोग्राफी क्या होता है, तो ह्यूमन पॉपुलेशन का जो साइंटिफिक स्टडी होता है सारे कंपोजिशन वगैरह को देखकर, तो उसको हम लोग डेमोग्राफी कहते हैं। दूसरा हो जाएगा डिमांड, तीसरा हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर आप प्रोवाइड करा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमी, 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 और पांचवा हो जाएगा सिस्टम, पांचवा हो जाएगा सिस्टम। तो देखिए आत्मनिर्भर भारत जो है, ये जो हमारा योजना है, ये जो स्कीम है भारत सरकार का, ये एक बहुत ही सफल प्रयास और बहुत ही सफल रास्ते पे ये जा रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या करना था, तो भारत को सेल्फ रिलायंट बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को आपको बढ़ाना होगा, इंपोर्ट जो आप चीज़ों को कर रहे हैं उसको थोड़ा सा कम करना होगा, टेक्नोलॉजिकली हम लोग को एडवांस होना पड़ेगा, अपने आप को और इनोवेटिव करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम लोग आत्मनिर्भर हो जाएंगे, ठीक है। पिलर्स क्या था, तो डेमोग्राफी, डिमांड, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी और सिस्टम। और आप ये देखिए कि ये जो आत्मनिर्भर भारत, जो मेक इन इंडिया स्कीम वगैरह है, ये सब ज्यादा इंफेसाइज किस पे किया, तो वोकल फॉर लोकल। टाटा की आप तमाम गाड़ियों में देखेंगे पीछे लिखा रहेगा वोकल फॉर लोकल। टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना, ठीक है, एमएसएमई को सपोर्ट प्रोवाइड करना, तो ये इनका प्रोजेक्ट का मेन मिशन है, मेन मोटो है, और इस तरीके से ये आत्मनिर्भर काम करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप देख लीजिए, आयात प्रतिस्पादन भी हो जाएगा, निर्यात औद्योगिकरण भी हो जाएगा, यानी ए और बी बोथ, ठीक है। तो ये इसका हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, टेनेसी रिफॉर्म इज रिलेटेड टू। अब इस क्वेश्चन को आप ऐसे झारखंड स्पेशल भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप यहां पर सीएनटी छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट पढ़ते हैं और संथाल परगना टेनेसी एक्ट पढ़ते हैं,
और आप इन जनरल भी इसको देख सकते हैं कि टेनेंसी रिफॉर्म, टेनेंसी का मतलब ही वही हो गया जो आप टीनेंट होते हैं, है ना, जो आप रेंट पर जमीन लिए होते हैं, आप एग्रीकल्चर करते हैं या कुछ काम करते हैं, उनको ही टीनेंट करते हैं। तो उस रिफॉर्म इज रिलेटेड टू व्हाट, ये जो रिफॉर्म है किससे संबंधित है, तो वो लगान के विनियमन यानी रेगुलेशन ऑफ रेंट, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर काश्तकारी सुरक्षा से, कन्फॉर्मेंट ऑफ ओनरशिप राइट्स स्वामित्व अधिकारों की पुष्टि से, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। सीएनटी को हम लोग देखेंगे आने वाले टाइम में अच्छे से, जो आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है। इस तरह के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और काफी यूज टू, मतलब इनफैक्ट आपको बहुत सारे एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये कहता है कि बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टैक्स एक्सक्लूसिवली इम्पोज्ड एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट्स। इनमें ये जो चार आपको विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कौन सा एक सब्जेक्ट है, कौन सा इसमें से टैक्स है जो कि एक्सक्लूसिवली इंपोज भी किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा, और उसका जो कलेक्शन होता है वो भी किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन देख रहे हैं इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स तो आपको पता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स स्कीम सिस्टम होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, कौन सी बॉडी होती है, तो सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसके अंतर्गत ये टैक्स लिया जाता है इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो ये हमारा होगा नहीं। कॉर्पोरेशन टैक्स, अगेन ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। इसमें जो टैक्स होता है, जो लेविड किया जाता है, कहां से, तो कंपनीज के प्रॉफिट से, जो कंपनी से इकट्ठा किया जाता है, लिया जाता है। ठीक है, कंपनी से। जीएसटी की बात करें तो देखिए जीएसटी आप नॉर्मली भी आप देख रहे होंगे, अगर आप कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में जाते होंगे या कहीं भी कुछ सामान परचेस करते होंगे, तो आप अगर उसके बिल को ध्यान से देखेंगे तो उसमें देखिएगा कई एक बार लिखा होगा SGST, CGST यानी स्टेट गुड सर्विस टैक्स, सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स, और कई बार इंटीग्रेटेड आपको दिखेगा IGST। तो यहां से क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि कुछ जगहों पर स्टेट इकट्ठा कर रही है, इंपोज कर रही है, कलेक्ट कर रही है, कुछ जगह पर सेंट्रल गवर्नमेंट और कुछ जगह पर दोनों मिलकर। तो 100% ये भी हो गया कि जीएसटी भी आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये भी स्टेट और सेंटर दोनों इन्वॉल्व है। अब जो चौथा ऑप्शन है हमारा वो है लैंड रेवेन्यू, और यही इसका सही जवाब होगा। भू राजस्व एक ऐसा टैक्स है जो कि स्टेट के द्वारा लगाया जाता है, और जो भी इसमें इकट्ठा होती है राशि, वो उसका कलेक्शन करने का समय, कलेक्शन करने का भी जो जिम्मेदारी होता है वो होता है स्टेट गवर्नमेंट के पास। यानी लैंड रेवेन्यू इज द ओनली टैक्स दैट इज एक्सक्लूसिवली इम्पोज्ड एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट। यानी ऑप्शन सी विल बी, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि मिड डे मील, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स आर, ये कैसे स्कीम्स हैं। हिंदी में अगर पढ़ें तो वही बात है, मिड डे मील सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो पीडीएस होता है, कम रेट्स में सब्सिडाइज रेट में जो खाना फूड ग्रेन वगैरह मिलता है। एकीकृत बाल विकास योजना क्या है, क्या ये पॉवर्टी एलिवेशन अप्रोच है। पॉवर्टी एलिवेशन का मतलब गरीबी उन्मूलन दृष्टिकोण है। ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच है, विकासोन्मुख दृष्टिकोण है। मिनिमम बेसिक नीड अप्रोच है, न्यूनतम बुनियादी आवश्यकता दृष्टिकोण है, या नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये एक बेसिक मिनिमम नीड अप्रोच है। ठीक है, जैसे हम लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानते हैं ना कि बेसिक मिनिमम राइट्स दैट इज रिक्वायर्ड, और जरूरत होता है कि इंडिविजुअल के लिए अपने जीवन को जीने के लिए, सही तरीके से जीने के लिए, ठीक है, डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए। तो उसी तरीके से ये जो तीन स्कीम्स आप देख रहे हैं ये कैसा है, तो इसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि ये बेसिक मिनिमम नीड अप्रोच है जो जरूरत होता है और चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला पार्ट। आइए अब क्वेश्चन नंबर डी देखिए। क्वेश्चन नंबर डी कहता है झारखंड गवर्नमेंट यानी झारखंड सरकार हैज लॉन्च्ड 3 एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स फोकसिंग ऑन द लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्रिएटिंग न्यू एसेट्स इन द स्टेट। हिंदी में अगर बोलें तो राज्य में सतत विकास और नई संपत्ति बनाने के दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए झारखंड सरकार ने 3 रोजगार योजनाएं शुरू की हैं। अब बताइए कौन कौन है, ऑप्शन आपको दिए गए ABCD में आपको दिख रहा होगा। तो इसका सही जवाब देखिए हम लोग कैसे पकड़ लेंगे, तुरंत में ही इसका आंसर कर सकते हैं। आप जो ऑप्शन नंबर 2 देख रहे हैं, वीर शहीद प्रोटो हो खेल विकास स्कीम, ये एक क्रिकेट नहीं, एक प्लेग्राउंड बनाने का स्कीम है। राज्य में कुल 3329 खेल का मैदान बनाने के लिए ये टारगेट करता है, डायरेक्ट करता है।
तो इसको छोड़कर, ये तो पता चल गया कि खेल संबंधित है, तो इसको छोड़कर ये तीनों जो योजना आपको दिख रहा है, बिरसा हरित ग्राम हो गया, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना हो गया, और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना हो गया, ये एक्सक्लूसिवली नॉट डेडिकेटेड फॉर झारखंड, बट झारखंड में भी है, तो ये तीनों इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगर आप ऑप्शन में देखें तो 1, 3 और 4 आपको जहां मिलेगा वही आप इसको सही बोलेंगे। तो 1, 3 और 4 आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, टोटल 3329 प्लेग्राउंड बनाने का ऑब्जेक्टिव है, गोल है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न जो देख रहे हैं, अगला प्रश्न है कि रीवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रोवाइड्स बेनिफिट टू, ये 2019 का प्रोग्राम है। ठीक है, और ये क्या करता है, तो ये इंप्रूवमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस को इंप्रूव करने के लिए ये प्रोग्राम लाया गया था। अगर आप हिंदी में देखें तो पुनर्निर्मित सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसको लाभ प्रदान करती है। पुनर्निर्मित का मतलब आप खुद ही समझ सकते हैं कि मतलब फिर से इसको बनाया गया। तो फिर से किसी चीज को आप कब बनाते हैं, जब आप उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, और मॉडिफिकेशन आप जब भी करेंगे तो उसको इंप्रूव करने के लिए करेंगे, उसके बेहतरी करने के लिए करेंगे। ठीक है, तो वही इंप्रूवमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, किसको मदद करेगा, तो देखिए ये जो मदद करता है ना फ्रेंड्स, वो सुदूर और पिछड़े इलाके के जो लोग होते हैं उनके लिए होता है। तो ये रिमोट एंड बैकवर्ड एरियाज को बेनिफिट पहुंचाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पार्ट नंबर सी। अब आइए, ये ईयर एक बार आप लोग देख लीजिएगा 2019 सही है या नहीं, थोड़ा सा डाउट लग रहा है, बट हां चीजें यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये आपको पूछ रहा है कि व्हाट इज द एम ऑफ प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना। ये 2019 का योजना है। ठीक है, ये है 2019 का योजना। बोलता है कि बताओ प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का उद्देश्य क्या है। ठीक है, मिनिमम इनकम टू द फार्मर्स, पेंशन टू द फार्मर्स, इरिगेशन और फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू द फार्मर्स। देखिए ये जो योजना आप देख रहे हैं ना, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, ये आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है किसको, तो लैंड होल्डिंग फार्मर्स को। ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस, ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस किसको, तो लैंड होल्डिंग फार्मर्स को, लैंड होल्डिंग फार्मर्स को। ठीक है, अब देखिए फाइनेंशियल असिस्टेंस कैसे प्रोवाइड कर रहा है, तो देखिए वो योजना में आपको बता देगा कैसे कर रहा है। तो 6,000 रुपए, 6,000 रुपीज सारे फार्मर्स के अकाउंट में क्रेडिट किए जा रहे हैं 3 इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, 18,000 नहीं है, ये 6,000 रुपया ही है, 3 इंस्टॉलमेंट में उसको दिया जा रहा है, 3 इंस्टॉलमेंट में इसको दिया जा रहा है। ठीक है, और इसी तरह फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अगर आप ऑप्शन में देखें तो वो मिनिमम इनकम टू द फार्मर्स, पेंशन टू द फार्मर्स, फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू द फार्मर्स और इरिगेशन। फ्री इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा, इरिगेशन बिल्कुल नहीं होगा, पेंशन टू द फार्मर्स बिल्कुल नहीं। ये एक मिनिमम इनकम की तरह हो जा रहा है कि इतना आपको दिया जा रहा है एज ए फाइनेंशियल असिस्टेंस। ठीक है, तो जो ऑप्शन ए है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट और सही जवाब इसका होगा, मिनिमम इनकम टू द फार्मर्स। हिंदी में अगर बोले तो किसानों को न्यूनतम आय प्रदान करना, यानी ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। देखिए अब जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि अरेंज द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ इरिगेशन एज पर डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर इरिगेटेड एरियाज। ठीक है, अगर आप हिंदी में इसको पढ़े तो ये क्वेश्चन ये है कि सिंचाई के निम्नलिखित स्रोतों को उनके सिंचाई क्षेत्रों के अवरोही क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें, यानी ज्यादा से कम। ठीक है, ज्यादा जिसका यूज होता है उसको पहले करेंगे, कम उसको बाद में करेंगे। ठीक है, तो देखिए वेल्स और ट्यूबवेल्स जो हमारा होता है वो लगभग 60% के आसपास। ठीक है, कैनल्स की अगर बात करें तो वो हो जाएगा 24%, और अगर टैंक्स की बात करें तो 4.5% हो जाएगा यहां पर। ठीक है, सॉरी, तो ये इस तरीके से इनका परसेंटेज है। कैनल्स 24%, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स 60 और टैंक्स 4.5%। तो बढ़ते से छोटे क्रम में जाना है, निचले क्रम में जाना है, यानी 2 पहले हो जाएगा, फिर 1 होगा, और एट लास्ट 3 होगा टैंक्स। तो 2, 1, 3 आपको ऑप्शन में बी वाला दिख रहा होगा, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए अगला प्रश्न जो है वो बिल्कुल ही याद करने वाला प्रश्न है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही नहीं है, तो हम लोग चलिए इसको देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है
कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ झारखंड, अब ये क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक सर्वे से आ गया है, जो कि सर्वे से पूछा गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और लास्ट राउंड में ये रिलीज होता है। थोड़ा बहुत लोग पढ़ते हैं, किस तरीके से पढ़ना है, ये आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा, आपको रास्ता दिखाएगा कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ झारखंड, द जीएसडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस was estimated to grow at the rate of blank %, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, आपको याद करना है कितना परसेंट है, इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24 एंड एट द रेट ऑफ अगेन डैश % इन द नेक्स्ट ईयर, दैट इज 2024-25। ठीक है, हिंदी में देखिए तो कहता है कि झारखंड की आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद वित्तीय वर्ष 2023-24 में खाली स्थान कितना प्रतिशत और अगले वर्ष 24-25 में खाली स्थान प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया था। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 7.1 एंड 7.7%। ठीक है, ऑप्शन सी। इसमें आपको बिल्कुल ही याद करना होगा और इसमें कोई कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न जो है वो आपके सामने ये है, बोल रहा है कि बताओ विच इज नॉट अ कैरिफ क्रॉप। तो देखिए कैरिफ क्रॉप क्या होता है, इसको बहुत ही वार्म टेम्परेचर चाहिए, मतलब वार्म टेम्परेचर चाहिए, और इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ वाटर, और पानी ज्यादा चाहिए होता है, लॉट ऑफ वाटर। ठीक है, खैरिफ क्रॉप के बारे में हम लोग देख रहे हैं। इसको कब बोते हैं, लगाते कब है, तो ये जून जुलाई का समय होता है, जून जुलाई, और इसको हार्वेस्ट यानी कटाई कब हो जाएगा, तो सितंबर से लेकर अक्टूबर के बीच में इसको काटा जाता है। ठीक है, तो ये खैरिफ क्रॉप के बारे में बोल रहा है। बताओ इसमें से कौन नहीं है, तो ज्वार ग्राउंडनट यानी ज्वार मूंगफली और मक्का ये नहीं है, और वीट जिसका सही जवाब हो जाएगा कि जो वीट है वो खैरिफ क्रॉप नहीं है, बाकी सारे खैरिफ क्रॉप हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये बोलता है कि विच 5 ईयर प्लान फोकस्ड ऑन ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्विटी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 9th 5 ईयर प्लान। ठीक है, 9th 5 ईयर प्लान कब से कब तक था, तो ये आपका 97 से 2002 तक था। ठीक है, अब देखिए हम लोग 8th 5 ईयर प्लान को देख लेते हैं, 6th को देखेंगे और 7th को देखेंगे। तो 8th 5 ईयर प्लान आपको पता है कि काफी इंपॉर्टेंट है, कब का है, तो ये 1992 और 97 का समय है। ठीक है, ये वही समय है जब हमारे यहाँ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए थे। ठीक है, एलपीजी मॉडल्स वगैरह जो हम लोग देखते हैं वो इसी समय की का देन है। 6th 5 ईयर प्लान ये 80 से 85 का समय था, 1980 से 85, और यहां पर जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था वो पॉवर्टी एलिवेशन का था, यानी गरीबी भगाओ का हमारा मेन इसमें उद्देश्य था। पॉवर्टी भगाओ यानी गरीबी भगाओ, यानी पॉवर्टी को एलिवेट करो, तो ये इसका मेन मोटो था, उद्देश्य था। और जो 7th 5 ईयर प्लान था वो हमारा 1985 से लेकर 1990 तक था, और ये किस चीज पे फोकस किया गया था, तो रैपिड प्रोडक्शन, जल्दी प्रोडक्शन किसका, तो फूड ग्रेन का, रैपिड प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन। तो इसी पर फोकस किया गया था, ये जो हमारा 7th 5 ईयर प्लान था, जो कब से कब हुआ, तो 85 से 90 के बीच में हुआ। ठीक है, तो ये 5 ईयर प्लान को आप लोगों ने देख लिया कि ये जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि कौन सा पंचवर्षीय योजना सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर केंद्रित थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9th 5 ईयर प्लान, जो कब से कब, 97 से 2002 के बीच में। ठीक है, और वहीं ऑप्शन बी में आपको दिख रहा था कि 8th 5 ईयर प्लान, तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये 1992 से लेकर 97 का समय है, और यहां पर मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे हमारे भारत में। एलपीजी मॉडल आप जानते होंगे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, वो इसी समय हुआ था। उसके बाद आप देख रहे होंगे 6th 5 ईयर प्लान, तो ये 80 से 1985 का समय है, गरीबी हटाओ मेन फोकस था, मेन एजेंडा था। और आप 7th 5 ईयर प्लान देखेंगे वो 85 से 90 यानी 1985 से 1990 का समय था, और यहां पर जो मेन फोकस था वो था रैपिड प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन। ठीक है, तो आई होप चीजों को समझ गए होंगे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन अ कंट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स पॉवर्टी रेशियो, पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम और अनएम्प्लॉयमेंट रेट। किसी भी देश के जीवन स्तर का प्रतिनिधित्व उसके खाली स्थान द्वारा किया जाता है। ठीक है, विकल्प दिए गए अगेन, गरीबी अनुपात, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय और बेरोजगारी दर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा पर कैपिटा इनकम। और पर कैपिटा इनकम कैसे निकाला जाता है, तो ग्रॉस
डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री, प्रोडक्ट ऑफ ए कंट्री बाई इट्स साइज, मतलब बाई इट्स पॉपुलेशन, डिवाइडेड बाई है ये, है ना, बाई इट्स पॉपुलेशन, बाई इट्स पॉपुलेशन। तो इस तरीके से आप पर कैपिटा इनकम निकाल सकते हैं और यही एक मापदंड होता है किसी भी कंट्री के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को जानने का, समझने का। ठीक है, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा 20वां क्वेश्चन है और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, वो है द फिस्कल डेफिसिट ऑफ झारखंड फॉर 2024-25 इज टारगेटेड एट इतना परसेंट ऑफ जीएसडीपी। वर्ष 2024-25 के लिए झारखंड का जो राजकोषीय घाटा है सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो इसका अगेन आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट था ये कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, राजकोषीय घाटा, उसको समझना है। लेकिन यहां पर अगर आप ऑप्शन देखें 3, 4, 2, 5, इसका आंसर हो जाएगा 2%। और ये टोटल अमाउंट कितना है, तो टोटल अमाउंटिंग रुपीज 9500 करोड़, 9500 करोड़। ठीक है, तो ये देखिए इकोनॉमिक्स के जो कुछ क्वेश्चंस आपको दिखे होंगे इकोनॉमिक सर्वे पे, इस तरह का कुछ क्वेश्चन है, तो ये आपको क्या करेगा, तो ये आपको एक डायरेक्शन देगा, आपको एक मोल्ड करेगा, उस दिशा में मोड़ेगा कि जहां पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस तरह के सब्जेक्ट से, इस तरह के टॉपिक्स पे। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि जब आप फिजिकल डेफिसिट पढ़ रहे होंगे झारखंड का, तो आपको क्या पढ़ना है कि भाई कितना परसेंट हुआ होगा, कितना टोटल अमाउंट होगा, तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये डेफिनेटली इट विल प्रोवाइड यू अ परफेक्ट आइडिया दैट हाउ ए क्वेश्चन इज फ्रेम्ड। ठीक है, इससे आपको उसका आइडिया मिल जाएगा, तो डेफिनेटली ये आपको काफी हेल्प करेगा। तो यही हमारा 20 क्वेश्चन था एमसीक्यू के फॉर्म में, जो आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। और उसके बाद सारे क्वेश्चंस फिर ये मेंस वाले हैं, मतलब राइटिंग वाले हैं, तो उसको हम लोग बाद में करेंगे। फिलहाल जो हमारा मोटो है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, और जिस वीडियो सीरीज को हम लोग जो कर रहे हैं जिस तरीके से, उसका ये पार्ट खत्म हो गया। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे थे कि एमसीक्यू के फॉर्म में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, और एक प्लेलिस्ट में आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, और आप जरूर इसको देखें, समझें और इसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें और इसका फायदा उठा सकें। पॉलिटी का एक वीडियो ऑलरेडी हो चुका है, स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ भी आप जाके देख सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर, हमारे व्हाट्सएप पे आप जरूर कनेक्ट हों, और अगर कुछ आपको सुझाव है या अगर आप और कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करें, उससे और बेहतरी होगी और कम्युनिकेशन हमारा बेहतर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और जरूर आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।